Hello, welcome back to my YouTube channel. Myself Fazal, and today we are going to deal and discuss about flute therapy. एक्चुअली ये फ्लूट थेरेपी होता क्या है? इस पूरे वीडियो सेशन में ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी फ्लूट्स के बारे में, क्योंकि फ्लूट थेरेपी अपने ही आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे फ्लूट्स हैं इसमें, एनएस है, आरएल है, डीएनएस है, डी5 है, डी10 है, 3% NaCl है। बहुत सारे फ्लूट्स हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं रोज़ के रोज़। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्ड वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन सा फ्लूइड कब यूज़ होता है, कितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, कितना सोडियम होता है, कितना क्लोरीन होता है, वो फ्लूइड कब देना चाहिए और वो फ्लूइड कब देना नहीं चाहिए, और उसका कितना डोसेज होता है, कितना हमें देना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि फ्लूट थेरेपी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारी फ्लूट से यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में। बहुत सारे लोग नर्सेस बेसिकली वर्क करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि कौन सा फ्लूट देना चाहिए। डॉक्टर्स ने बोला ये फ्लूट दे दो, तो वो फ्लूट एडमिनिस्टर कर देते हैं, लेकिन कब फ्लूट कौन सा देना, ये नर्सेस को और हेल्थ केयर वर्कर्स को बेसिकली रोज़ाना अपने वर्क्स में पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट आता है, हमें कौन सा फ्लूट देना चाहिए और कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितने अमाउंट में देना चाहिए और कौन सी कंडीशन में देना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो सेशन सीरीज़ में हम देखेंगे कौन कौन से फ्लूइड हैं, कितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि वाटर वाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे पूरे बॉडी में टोटल बॉडी वेट जो होता है हमारा, जितना भी हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग 50 to 60% जो होता है वो वाटर होता है। शॉक हो गए? यस, 50 to 60% वाटर होता है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सेल्स के अंदर वाटर होता है, हमारे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जो सर्कुलेट करता है ब्लड, सबको पता है, उसमें पूरा ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है? वाटर होता है। इंटस्टिशियल टिश्यू में वाटर होता है। तो सब जगह वाटर है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे केमिकल एक्टिविटी, बहुत सारी मैकेनिकल एक्टिविटी, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हमारे शरीर के अंदर, हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, स्टूल बनता है, खाना भी डाइजेस्ट होता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, हमारा शरीर अच्छे से वर्क करता है। तो किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तभी कहते हैं लोग खाना ना खाएं तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी ना पिए एक दिन तो उनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। एक दिन ना पिए, उनकी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो मर भी सकते हैं। इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो वाटर इज़ एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। अगर हमें एक में नॉर्मल लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ या ज़िंदा रहना है हमें, तो पानी बहुत ज़रूरी है। बॉडी फ्लूइड जो होता है वो क्या है? मेंटेन क्या करता है हमारा नॉर्मल बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो भी नॉर्मल बॉडी फ्लूइड होता है हमारा 60% जो है, वो हमारा बॉडी फ्लूइड जो भी है वाटर है वो उसको मेंटेन्ड करता है। अब फ्लूइड थेरेपी, ये पिक्चर से डिपिक्ट कर रहा है एक हेल्थ केयर वर्कर है, वो इंजेक्शन लेके जा रहा है और क्या दे रहा है? फ्लूइड दे रहा है। फ्लूइड थेरेपी, जैसे हमने देखा कि वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। तो फ्लूइड थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है? हर जगह जाते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले फ्लूइड, कभी भी जाएंगे सबसे पहले फ्लूइड। फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्लूइड थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फ्लूइड थेरेपी क्यों ज़रूरी है? पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। घर में भी अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो गई तो ये फ्लूइड क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि कभी भी हमारे शरीर से ये फ्लूइड लॉस होता है, जैसे बच्चों में डायरिया या एडल्ट्स में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से यूरिन जो है ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायूरेसिस हो गई, पर्स्पिरेशन हो गया, शॉक की कंडीशन चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। इट मीन्स वाटर लॉस हो जाता है, जिसको फ्लूइड लॉस भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है? अब पानी कम हो गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सीसॉ होता है ना, बचपन में हम लोगों ने सीसॉ देखा है जिसमें झूलते थे, ठीक है। अब सीसॉ है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो बैलेंस है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी किसी भी तरफ कम हो गया तो क्या होगा?
उस तरफ का वेट नीचे आ जाएगा। तो इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, इम्बैलेंस। ठीक है, तो कभी भी हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होने लगता है तो अबनॉर्मैलिटीज़ आने लगती हैं, बहुत सारी कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फ्लूइड देते हैं। जब भी हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो हम एक सप्लीमेंट्री फ्लूइड देते हैं उस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम आईवी फ्लूइड इज ऑफ्टन प्रिस्क्राइब। कभी भी शरीर से फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो हमको आईवी फ्लूइड प्रिस्क्राइब करना होगा। ये क्या करता है, हमारे इंट्रावैस्कुलर एक्स्ट्रावैस्कुलर जितने भी कंपार्टमेंट में जहाँ वाटर होता है उसको क्या करता है, रीस्टोर करता है जब भी लैकिंग हो जाती है, जब भी कमी होती है। आईवी फ्लूइड्स आर सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये क्या सप्लीमेंट है, जब भी हमारे फ्लूइड लॉस हो जाता है, ठीक है, तब हम एक सप्लीमेंट के तरह एक आईवी थेरेपी देते हैं, जो क्या करता है, हमारे नॉर्मल बॉडी फ्लूइड को रीस्टोर करता है एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स के वॉल्यूम को भी रीस्टोर करता है। क्यों? क्योंकि इस फ्लूइड में वाटर तो होता ही होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और आईवी थेरेपी हम कब देते हैं, जब पेशेंट्स या जो भी इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो ओरली नहीं ले सकता है, ओरल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, तब हम इस आईवी थेरेपी को एडमिनिस्टर करते हैं। तो हमने देख लिया कि वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर क्या सस्टेन करता है लाइफ में, आईवी थेरेपी हम क्यों देते हैं, फ्लूइड क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में फ्लूइड जो होता है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कहाँ कहाँ फ्लूइड है हमारे शरीर में। एक्चुअली सब पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए फ्लूइड कहाँ कहाँ होता है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारे बॉडी में फ्लूइड्स, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। ठीक है, जितना भी स्पेस है जो है, जैसे टिश्यू हो गया सेल के बाहर, और हमारा ब्लड हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गई। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है। तो इंट्रा सेलुलर कितना होता है फ्लूइड, वो होता है 2/3। ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्या है, इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है, 1/3। अब ये इमेज है, ये इमेज क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या शो कर रही, क्या दिखा रही है। एक तरफ ब्लड है, बीच में ब्लू लाइन है, और इधर एक गोल आकार सा कुछ है, रेक्टेंगुलर। ये जो चीज़ें हैं इनके कुछ नाम्स हैं। ये इसको कहते हैं, रेड कलर का जो है ये ब्लड स्ट्रीम है। क्या है ये, ब्लड स्ट्रीम है। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और ये क्या है, हमारा सेल। तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में क्या आता है, सेल। और हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, ब्लड आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, फ्लूइड क्या काम करता है, ब्लड में फ्लूइड होता है, ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ब्लड कैपिलरीज में फ्लूइड होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, पूरे जगह ब्लड पहुंचता है आसानी से, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं हमारे शरीर में। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, जब ब्लड जो होता है, जब आता है, हार्ट पंप करता है, वो ब्लड आता है तो वो कहाँ जाता है, सेल्स में जाएगा, सेल उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेल यूज़ कैसे करेंगे, जब वो ब्लड पहुँचेगा वहाँ तक तो वो ब्लड क्या होता है, लीक्ड आउट होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में। फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, फिर वो फ्लूइड कहाँ जाता है, सेल्स में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सेल्स में फ्लूइड क्यों होता है, सेल्स में फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर, पूरा शरीर सोमैटिक सेल्स एज वेल एज किससे बना हुआ है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल से। ठीक है, तो हर शरीर का छोटा हिस्सा, बाल भी बने हुए हैं सेल से, तो हर जगह सेल्स हैं। ठीक है, तो उन सेल्स के अंदर क्या है, फ्लूइड। और फ्लूइड में क्या क्या है, फ्लूइड क्या है, वो साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी होती, तो उसमें हेल्प क्या करता है, फ्लूइड। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं ऊपर वाटर है, H2O, ये देख रहे हैं H2O। तो ये H2O हमेशा नॉर्मली हमारे सेल से इंटरस्टिशियल टिश्यू में और ब्लड में पैसिवली मूव करता रहता है। पैसिवली मतलब कोई भी एक्टिव मतलब कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ये मूव करता रहता है।
ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी इम्बैलेंस होता है, ये वाटर शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू शिफ्ट करता है, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, ये वाटर हमेशा शिफ्ट होता रहता है। और जैसे कि ये प्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन्स क्या होती हैं, कभी भी दूसरे पार्ट्स में या दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, तो ये कैपिलरी से कभी भी निकल नहीं पाती हैं। ठीक है, जैसे एक पाइप हो गया, पाइप में छेद है, उसमें से पानी ज़रूर निकलेगा, लेकिन ये जो बड़ा सा ईटा होगा वो कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन कभी भी लीक नहीं आउट नहीं होती हैं ऐसे इतनी जल्दी। और कुछ आयंस भी होते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड में फ्लूइड होता है, बहुत सारे फ्लूइड में ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब भी होते हैं। ठीक है, और आयंस भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये सब भी शिफ्ट करते रहते हैं फ्लूइड में, लेकिन इनको क्या ज़रूरत है, कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत है। ये पैसिवली मूव नहीं करते हैं, ये एक्टिवली मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सेल्स है, सेल्स के बाहर क्या होती है, सबको पता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेगा जो ज़रूरी है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर तो पैसिवली मूव कर जाता है, लेकिन कुछ आयंस हो गए, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए, तो वो ऐसे मूव नहीं करते हैं, उनको ज़रूरत होती है चैनल प्रोटीन्स की। ठीक है, जैसे गेट हो गया, जैसे गेट हो गया, वाटर के लिए तो गेट खुल जाता है अपने आप, जादू से, एकदम जादू, मैजिक। लेकिन जैसे कोई बड़ा अधिकारी आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, गार्ड होता है। तो वैसे ही हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में चैनल प्रोटीन होती हैं एज अ गार्ड। वो गार्ड क्या करती हैं, उस गेट को खोलती हैं। जब वो गेट खुलता है तब वो सॉलिड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, आयंस अंदर जाते हैं, ग्लूकोज अंदर जाता है, ये एक्सचेंज चलता रहता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। एक प्रेशर मेंटेन करती हैं। ठीक है, उस प्रेशर में से एक प्रेशर मेंटेन है, ठीक है, एक पाइप में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ लीक नहीं करेगी। ठीक है, जैसे प्रेशर सबको पता है, प्रेशर मेंटेन होता है तो कुछ लीक नहीं करता है, तो ये प्रेशर मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर। तो उससे क्या होता है, वो ब्लड लीक नहीं करता है फ्लूइड में। ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आता है, ब्लड से वो उस फ्लूइड को लीक कराता है, टिश्यू में जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है हमारे ब्लड में, फिर वो पूरा मूव करता है। तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वाटर को, हमारे से जो भी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में उसको रहने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, कितने प्रेशर से, कितने ऑस्मोलैरिटी से जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, तो उसका एक रेंज है, वो है 280 टू 275। ठीक है, 280 टू 295, सॉरी 75 नहीं, 295 एम ऑस्म पर लीटर, ये है नॉर्मल रेंज ऑस्मोलैरिटी के हमारे बॉडी के अंदर। तो हमने इसमें क्या समझा कि फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्लूइड कहाँ कहाँ बटा हुआ है। एक तो सेल्स के अंदर भी फ्लूइड है, बहुत सारा फ्लूइड, सेल के बाहर भी फ्लूइड है। ठीक है, तो ये फ्लूइड हमेशा शिफ्ट होता रहता है, बैलेंस करता रहता है, ना प्रेशर इधर कम हो ना उधर ज़्यादा हो। तो जैसे ये फ्लूइड शिफ्ट करता है तो उसके साथ साथ कुछ आयंस, प्रोटीन्स, कैल्शियम, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स वो भी एक्सचेंज होते रहते हैं उसी के साथ में, जिस जैसी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। अब टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, अब हमने देख लिया क्या फ्लूइड होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ फ्लूइड होता है। अब हॉस्पिटल सेटिंग्स में या हॉस्पिटल्स में कौन कौन से फ्लूइड यूज़ होते हैं। आईवी फ्लूइड, आईवी मतलब होता है इंट्रावीनस फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हम कोई वेन के थ्रू, वेन के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, वेन के थ्रू कोई फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसलिए इसको आईवी फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आईवी फ्लूइड डिवाइडेड है, एक तो क्रिस्टलॉइड में और एक कोलॉइड्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, सुना होता होगा सबने क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, लेकिन पता नहीं होगा एक्चुअली में क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड होता क्या है। तो देख लेते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड पता होना चाहिए बेसिकली हॉस्पिटल्स में सबको। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं आसानी से। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं,
ठीक है, ये ईजिली फ्लो करते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आराम से इधर उधर घूम सकता है, उसके पास वीज़ा कार्ड है, ठीक है, ग्रीन वीज़ा, तो वो इधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, ग्रीन वीज़ा है उसके पास, ठीक है। तो ये ईजिली सेमी परमेबल के थ्रू मूव कर जाता है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है क्रिस्टोलाइट? हमारे हिमोस्टेसिस, फ्लूइड कब भी इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड का इम्बैलेंस, तब यूज़ होता है। कभी भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, तब यूज़ होता है उसको बैलेंस करने के लिए। कौन कौन से होते हैं? आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन का। नॉर्मल सलाइन एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? क्रिस्टलॉइड के अंदर। अब नेक्स्ट क्या आईवी फ्लूइड्स है? वो है कोलॉइड। कोलॉइड्स क्या होते हैं? एक लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल नहीं है, इनके पास वीज़ा कार्ड नहीं है, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। ये लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे पाइप में है, पानी तो चला जाता है अगर छेद हो गया कोई, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा सा ईटा है वो नहीं जाएगा, वो कोलॉइड्स होते हैं। हाई मॉलिकुलर वेट, इनका हमेशा जो मॉलिकुलर मतलब जो ये मॉलिक्यूल है इनका वेट भी ज़्यादा होता है, जैसे ईटे का वेट ज़्यादा होता है। ये कब यूज़ होता है? हमेशा अगर कोई मटका है उसमें पानी है, उसका वेट कम है, लेकिन उसमें ईटा डाल दो, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर पानी भी ज़्यादा भर जाता है। तो एग्जाम्पल ईजी हो जाता है समझने के लिए। तो ये क्या करता है? हमारे इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपैंड करता है और बीपी, क्योंकि इंट्रावैस्कुलर मतलब ब्लड, वैस्कुलर मतलब वैसल्स, ठीक। इंट्रा मतलब वैस्कुलर्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी ब्लड है, ये जो भी फ्लूइड है उसको बढ़ाएगा, और अगर वहाँ का फ्लूइड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है? ब्लड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स, सिंपल। इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन एल्बुमिन प्रोटीन। तो इसमें हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स कौन से हैं? क्रिस्टोलाइड और कोलॉइड। क्रिस्टोलाइड मतलब वाटर सॉल्युबल और कोलॉइड मतलब इनसॉल्युबल वाटर। क्रिस्टोलाइड बेसिकली नॉर्मल सलाइन और कोलॉइड जैसे कि ह्यूमन एल्बुमिन। अब हम देख लेते हैं कि क्रिस्टोलाइड जो हमने फ्लूइड्स पढ़ा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, और डेप्थ में देख लेते हैं कौन कौन से क्रिस्टोलाइड हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, कब ज़रूरत पड़ती है उनकी और कब हमें नहीं देना चाहिए, और उसके अंदर होता क्या क्या है। हॉस्पिटल में सबको ये तो पता है कि आया पेशेंट, ठीक है, एनएस दे दो, आरएल दे दो, ठीक है, लेकिन हम कभी एबीजी की रीडिंग नहीं देखते हैं, या सीरम मतलब हमारे ब्लड जो डॉक्टर्स देखते हैं, मतलब जो देखते हैं, हम लोग को भी सबको पता होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को कि ये एबीजी है, ये सीरम लेवल है, सीरम कैल्शियम इतना है, सीरम पोटेशियम इतना है, तो हमें कौन सा फ्लूइड देना चाहिए। अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो बेसिकली एनएस देना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो रिंगल लैक्टेट देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हमें फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्रिस्टोलाइट के बारे में इन डेप्थ कि क्रिस्टोलाइट बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं। ये एक क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है विद वेरियस या वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे वाटर सॉल्युबल बताया, इसमें अंदर वाटर होता है इसलिए एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या 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 होता है? वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। क्रिस्टोलाइट इंक्रीज इंट्रासेलुलर एंड इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम। क्रिस्टोलाइट क्या करता है? इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर का भी वॉल्यूम, और सेल्स के बाहर मतलब इंटरस्टिशियल और इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट या वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। और इसके अंदर होता क्या है? वाटर होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। अब क्रिस्टोलाइट बेसिकली ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, जो क्रिस्टोलाइट है जिनका क्लासिफिकेशन है वे अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोलैरिटी पे डिवाइड है, जैसे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके नाम से, इसके टर्म से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब सेम, और हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो कौन कौन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ होते हैं? ठीक है, 0.22%, ठीक है, आइसोटोनिक NS, हाइपरटोनिक 3% NaCl, ठीक है। और भी कुछ यूज़ होते हैं सॉल्यूशंस, हाँ, तो वो कौन कौन से होते हैं?
हाइपोटोनिक में 0.45% NaCl, आइसोटोनिक में रिंगर लैक्टेट, हाइपरटोनिक में 5% NaCl। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं हमारे बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ होते हैं क्रिस्टोलाइट्स। तो इनका फिगर भी देख लेते हैं। NS ऐसा दिखता है 500 ml NS और 3% NaCl ऐसा दिखता है। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स उनको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में। तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं क्रिस्टलोइड्स में, टाइप्स में, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो मतलब होता है सेम, टॉनिक मतलब टॉनिसिटी, जिनका ब्लड प्लाज्मा का जो टॉनिसिटी होती है उसका सेम टॉनिसिटी जो IV फ्लूइड हम दे रहे हैं अगर उसका सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होता है 250 to 375 पर लीटर, जो सेम है हमारे अप्रॉक्स ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी से। ये क्या करता है, क्यों इसका, क्योंकि सेम ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो ये कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या करेगा, वेस्कुलर कंपार्टमेंट के वॉल्यूम को एक्सपैंड करेगा। फ्लूइड डोंट शिफ्ट बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। ये फ्लूइड क्या होगा, जब भी हम एडमिनिस्टर करेंगे तो ये कोई भी कंपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, प्रेशर सेम है, ना प्रेशर ज़्यादा है ना कम है। ज़्यादा होता तो शिफ्ट करता, कम होता तो शिफ्ट करता, लेकिन सेम है तो कोई भी कंपार्टमेंट में इसका फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा। तो बेसिकली इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ कभी भी शिफ्ट नहीं होगा अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 0.9% NS, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और D5%, जिसको डेक्सट्रोज 5% भी बोलते हैं। तो इस इमेज में देख लेते हैं एक्चुअली थोड़ा सा और समझ में आने के लिए। तो इस इमेज में क्या डिपिक्ट कर रहा है कि H2 अंदर जा रहा है, H2 बाहर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वल अमाउंट में अंदर जा रहा है, इक्वल अमाउंट में बाहर आ रहा है, तो मतलब इक्वालिटी मेंटेन है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन सेल्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, ठीक है। जो भी फ्लूइड एडमिनिस्टर हो रहा है, मतलब एग्जांपल में बता रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, ना इधर ज़्यादा होगा ना इधर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल रहेगा, दोनों सॉल्यूशन का और दोनों कंपार्टमेंट्स का भी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देख लिया क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, पढ़ा तो सबने होगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, क्रिस्टोलाइट भी पढ़ा होगा, लेकिन पता किसी का नहीं होगा एक्चुअली में होता है क्या है। तो आज क्लियरली समझ में आ गया क्या होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ होते हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन, सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट रिकमेंडेड फ्लूइड जो यूज़ होता है हमारे हॉस्पिटल में वो है NS, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, जो बेसिकली यूज़ होता है 500 ml, 0.9% NaCl। दिखता कैसे, एक्चुअली ऐसा दिखता है 500 ml का NS। इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन मतलब इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है और ऑस्मोलैरिटी इसकी क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़रूरी है पता करने के लिए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले नॉर्मल सलाइन मतलब सॉल्ट मतलब NaCl। तो सोडियम कितना होता है इसके अंदर 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोरीन कितना होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है इसकी 308 मिली ऑस्म पर लीटर। तो अप्रॉक्स किसके सेम है, ये हमारे ब्लड ऑस्मोलैरिटी के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन NaCl तो है और वाटर भी है। तो ये क्या अचीव करेगा हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, ब्लड में, सोडियम क्लोरीन का लेवल भी और वाटर का लेवल भी। और सोडियम क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, आयन है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, क्यों बेसिकली यूज़ करते हैं हम दिस फ्लूइड को। ये क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को अचीव करता है और उसको इंक्रीज कर देता है। और ये कभी भी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावैस्कुलर, इंटरस्टिशियल और इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड में शिफ्ट होगा,
लेकिन वो फ्लूइड सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में नहीं जाएगा, बस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहेगा। करेक्ट बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कभी भी वाटर का इम्बैलेंस हो गया हमारे बॉडी से, या तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न, ट्रॉमा, किसी भी वजह से हो गया है, ठीक है, तो हम इस फ्लूइड को यूज़ करेंगे 0.9% NaCl। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस में इसको हमें यूज़ करना चाहिए हॉस्पिटल्स में। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया अगर किसी को हुआ है, किसी का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, सोडियम लेवल भी कम हो गया, तब हमें क्या देना है, नॉर्मल सलाइन। आईवी ड्रग के बहुत सारे आईवी ड्रग्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक, सेफ्ट्राइएक्सोन हो गया, मैरोपेनम हो गया, बहुत सारे इंजेक्शन जो होते हैं हमारे वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो उसको डाइल्यूट करने के, मतलब उसको सॉल्वेंट बनाने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ होता है, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है, ये ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा हमारे बॉडी को, तो इसको हम यूज़ करेंगे। हेमरेज, किसी का ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या तो ब्रेन में हेमरेज हो गया है ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से, तो उसमें क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वाटर कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या देंगे, सोडियम क्लोराइड। सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, कभी किसी को वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए क्या देंगे, नॉर्मल सलाइन। वुंड ड्रेसिंग, जब भी हमारे हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड में कोई भी केस आता है इमरजेंसी का, तो उसमें वुंड होता है, ठीक है, कोई घाव वगैरह होता है, तो उसकी ड्रेसिंग की, मतलब उसकी जो सेल डेब्रीज होती हैं, जो भी बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, चॉइस ऑफ सॉल्यूशन वो है नॉर्मल सलाइन, क्योंकि वो आइसोटोनिक होता है और वो हमारे जो सेल्स की रिपेयरिंग या हीलिंग एक्टिविटी को भी डिले नहीं करता है या हैम्पर नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। दिस फ्लूइड इज़ ओनली यूज इन ब्लड, मतलब ये जो फ्लूइड है ये एक अकेला फ्लूइड है जो हम ब्लड के साथ यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक भी है, ठीक है, इसके साथ सोडियम क्लोराइड है, ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं है, ठीक है, सेम ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स में जाता भी है और उसके बाहर भी निकल आता है और रेड ब्लड सेल्स को हैम्पर भी नहीं करता है और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है, तो ब्लड के साथ इस फ्लूइड को हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि कब देना चाहिए, तो ये तो पता चल गया कि पेशेंट कौन सा आएगा उसमें हम देंगे, लेकिन कब हमें नहीं देना चाहिए इस फ्लूइड को। हाइपरटेंशन, किसी को हाइपरटेंशन है, पहले से ही कॉज ऑफ हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसके अंदर हाइपोवैलीमिया तो है लेकिन हाइपरटेंशन है, पहले से ही उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और हमें पता है कि सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, सोडियम क्या करता है, वाटर के टेंशन को बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज, मतलब ब्लड में हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हाइपरटेंशन के केस में अगर हम देंगे तो ये इस केस को और एग्जाजरेट कर देगा, हाइपरटेंशन को और बढ़ा देगा, तो उस केस में हम लोग नहीं देंगे। हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर कब होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सुना होगा, ठीक है, जब हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है हार्ट में, हार्ट पे इतना लोड दे देते हैं, इतना काम दे देते हैं कि वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम भी उसको दे देते हैं, तो वो काम ही नहीं कर पाता है, वो पंप ही नहीं कर पाता है। अगर ऐसे केस में हो गया तो हमें फ्लूइड नहीं देना है, वो भी नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या करेगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट को बढ़ाएगा और फ्लूइड बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा, ऐसे ही वो काम नहीं कर रहा है हार्ट, धीरे धीरे और काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में भी हमें नहीं देना है। पल्मोनरी एडिमा, अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा है, मतलब लंग्स के बाहर फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा, उसमें भी फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो और फ्लूइड अगर हम नॉर्मल सलाइन देंगे वो और फ्लूइड बढ़ाएगा और एडिमा होगा, पेशेंट्स को और ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। रीनल इम्पेयरमेंट, किसी का रीनल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है वेस्ट को, वाटर को फिल्टर नहीं कर पा रही है, फ्लूइड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, ठीक है, और हम लोड दे दे रहे हैं उसको, तो उस केस में भी हम उसको अवॉइड करेंगे। कितना डोसेज होता है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम लोग 24 घंटे में या 24 आवर्स में दे सकते हैं, 1500 ml to 2000 ml इन 24 आवर्स
नॉर्मल सलाइन को हम दे सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जैसी कंडीशन है पेशेंट की, कितना हाइपोवॉलीमिया है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, कितना बर्न हुआ है, सर्जरी में कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, ट्रॉमा में कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी देते हैं। और बेसिकली जो गाइडलाइंस है 24 आवर्स में 1500 से 2000 ml हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स में। तो अब हमने देख लिया कि आइसोटोनिक में जो नॉर्मल सलाइन है वो कब देना चाहिए, उसके अंदर कंपोजिशन क्या है और कब नहीं देना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैक्टेट रिंगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएल। नॉर्मली सब आरएल से आरएल याद रहते हैं, उसको रिंगर लैक्टेट बोलते हैं, इसको लैक्टेट रिंगर बोलते हैं। और हार्ट्समैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट या डेवलप किया था, जिसमें सोडियम लैक्टेट हमारे इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन में सोडियम लैक्टेट इंट्रोड्यूस किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है हार्टमैन, इसलिए हार्ट्समैन सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। और ये दिखता कैसे, अप्रॉक्सीमेटली इसमें आरएल लिखा और होता है, कुछ कंपोजिशंस होती हैं, ऐसा दिखता है 500 ml आरएल। अब आरएल में क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होता है और उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोडियम लेवल कितना होता है, 130 मिलीकेलन पर लीटर, क्लोरीन 109 मिलीकेलन पर लीटर, पोटेशियम 4 मिलीकेलन पर लीटर, कैल्शियम 2.7 मिलीकेलन पर लीटर, और लैक्टेट जो बाद में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है वो 28 मिलीकेलन पर लीटर। और इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 273 मिलीकेलन पर लीटर। ठीक है, कितनी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लैक्टेट भी है, ऑस्मोलैरिटी भी सेम है हमारे जैसे ब्लड की है। ठीक है, तो ऐसा लगता है छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है। ठीक है, लगता है 500 ml का फ्लूइड NS की तरीके, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें वैरायटी चेंज है। ठीक है, तो ज़्यादातर सुना होगा कि जब भी पेशेंट बर्न से आता है या पेशेंट आ गया पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में आ गया, सर्जरी से आया, तो हम क्या दे रहे हैं, आरएल दे रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद NS देते हैं, क्योंकि ये चॉइस ऑफ ड्रग है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा हैं। डायरिया होता है तब भी हम आरएल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा हैं, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लैक्टेट भी है। ठीक है, किसी को एनर्जी या कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी है इसमें। ठीक है, इसका डोसेज कितना होना चाहिए, 24 आवर्स में हम कितना दे सकते हैं, 1000 ml टू 1500 ml। तो अब तो हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं एक्चुअली ये काम क्या करता है हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट में। ये क्या करता है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम कंटेंट है, और ये हमारा मोस्ट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है, मतलब हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है फिजियोलॉजिकल फ्लूइड, तो ये फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के तरीके हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेंट है वो सेम है, मतलब सेम है प्लाज्मा के तरीके, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें सेम हमारे इस फ्लूइड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जैसा ब्लड प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी होती है, तो सेम इसमें भी क्वांटिटी होती है। अब इसको हमें कब कब देना चाहिए, कब कब हमें यूज़ करना चाहिए हॉस्पिटल सेटिंग्स में। सबसे पहला तो फर्स्ट लाइन फ्लूइड रिससिटेशन। ठीक है, अगर कभी भी फ्लूइड लॉस हुआ है, हैवी फ्लूइड लॉस, सीवियर फ्लूइड लॉस हुआ है, किसी भी पेशेंट का हो गया है या कभी भी बाहर हो गया, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो हमारा आईवी फ्लूइड है वो है आरएल, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डायरिया इंड्यूस डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो भी पीडियाट्रिक बच्चे हो गए, ठीक है, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया डायरिया की वजह से, बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है डायरिया होता है, उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, सूखापन आने लगता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, कौन सा फ्लूइड देना है, वो है रिंगर लैक्टेट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अगर किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, ठीक है, कीटोन के जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा फ्लूइड देंगे, रिंगर लैक्टेट, क्योंकि इसमें लैक्टेट होता है। तो लैक्टेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या करेगा, एसिडोसिस को कम करेगा। ठीक है, और एक और चीज़, लैक्टेट बाद में मेटाबोलाइज होकर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एल्कलाइटिक एजेंट होता है, तो वो किसको, जैसे मिर्चा होती है और दूध होता है, ठीक है, तो मिर्चा तीखा, दूध क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो वैसे ही एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एल्कलॉसिस।
डायरिया इंड्यूस हाइपोकैलीमिया और हाइपोवॉलीमिया। अगर किसी को डायरिया की वजह से हाइपोकैलीमिया हुआ है और हाइपोवॉलीमिया हो गया है, मतलब पोटेशियम लेवल कम हो गया है और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो आरएल में क्या होता है, पोटेशियम भी होता है, फ्लूइड भी होता है, तो आरएल दे दो। फ्लूइड लॉस बाय बर्न्स एंड ट्रॉमा, ठीक है, अगर किसी को बर्न हो गया है, ठीक है, बर्न फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, या ट्रॉमा हो गया है जिसमें फ्लूइड लॉस हो गया है, ठीक है, ज़्यादा पर्स्पिरेशन हो गया है, ठीक है, बर्न की वजह से, टिश्यू इंजरी की वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है, या किसी को ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है, तब हमें क्या देना है, रिंगर लैक्टेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, सोडियम लैक्टेट मेटाबोलाइज टू बाइकार्बोनेट इन लीवर, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर किसी को मेटाबॉलिकली एसिडोसिस हो रहा है शरीर में, बॉडी में, ठीक है, तो हमें तब कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, लैक्टेट रिंगर, क्योंकि लैक्टेट बाद में कन्वर्ट किस में होता है, बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट क्या होता है, एल्कलॉटिक एजेंट होता है। एल्कोलॉसिस क्या करेगा उसको, एसिडोसिस को कंपनसेट करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में हमें आरएल देना चाहिए। वीकनेस, अगर किसी को वीकनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो वीकनेस ज़्यादातर देखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट शरीर से जब चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत सारा काम होता है हमारे शरीर में, ठीक है, कैल्शियम का काम होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस का, ठीक है, पोटेशियम का काम होता है कंडक्शन का, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस है जो हमारे शरीर में काम करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम हार्ट्स में काम आते हैं, पोटेशियम, और ये हमारे एक्शन पोटेंशियल में भी काम आते हैं, ठीक है। तो अगर ये कम हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं शरीर से, तो वीकनेस होती है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देंगे, आरएल देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आरएल होता है, ये एलआर, वो मोर इफेक्टिव इन बर्न इन सर्जरी एज कम्पेयर टू 0.9% एनएस, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है बर्न या सर्जरी से, एनएस मत लगाओ, उसको आरएल दो, क्यों, क्योंकि उसका फ्लूइड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हुआ होगा, उसको एनर्जी भी लॉस हुई होगी, ठीक है। तो उस दौरान में हमें सबसे पहले क्या देना चाहिए, आरएल। आरएल दे दो थोड़ा 500 ml, फिर उसके बाद उसका इंटरवैस्कुलर कंपार्टमेंट को अचीव करना है तो एनएस हम लोग देते रहेंगे बाद में, फर्स्ट लाइन लेकिन क्या देंगे, आरएल। ये तो हमने देख लिया कि कब हमें देना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हमें नहीं देना चाहिए। ऐसे भी कौन से पेशेंट है जिसमें हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लिवर डिजीज़, अगर किसी को लिवर डिजीज़ है, ठीक है, सबसे पहले लैक्टेट, मतलब जो आरएल होता है उसमें लैक्टेट जो कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, लीवर में, फिर लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। पहले से ही लीवर ज़ख्मी है, ठीक है, थका हारा हुआ है, बीमार है बेचारा, उसको और काम बढ़ा दो, और काम बढ़ा दोगे तो वो और काम नहीं कर पाएगा। तो लीवर डिजीज़ में हमें आरएल को अवॉइड करना है। रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी का रीनल इम्पेयर्ड है, ठीक है, उसका पहले से किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, हम आरएल दे रहे हैं, आरएल ज़्यादा दे रहे हैं बेसिकली, मतलब ज़्यादातर देखा नहीं जाता रीनल इम्पेयरमेंट में, लेकिन हम जब ज़्यादा आरएल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट्स को, ठीक है, तो किडनी को फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है, फ्लूइड और फिल्टर करना पड़ेगा, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज को भी फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा आयन से हाइपरकैलीमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल भी ज़्यादा होगा, पोटेशियम को भी फिल्टर करना पड़ेगा, सोडियम को भी फिल्टर करना पड़ेगा, तो किडनी का वर्कलोड बढ़ जाएगा। किडनी पहले से इम्पेयर्ड है, ट्यूब्यूल्स पहले से भी इम्पेयर्ड है, और वर्कलोड बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा आरएल इन्फ्यूज़ ना करें, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा इन्फ्यूज़ ना करें। पीएच 7.5 से ज़्यादा है, ये तो पता ही होगा, 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होता है, 7.35 के कम होगा तो एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा होगा तो एल्कोलॉसिस। अगर किसी का पीएच 7.5 है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इसको अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि आरएल क्या एक एल्कलॉटिक एजेंट है, 7.5 से ज़्यादा होगा तो एल्कोलॉसिस होगा, हम आरएल देंगे और ज़्यादा एल्कोलॉसिस होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हाइपरकैलीमिया, किसी पेशेंट को हाइपरकैलीमिया पहले से ही है, आरएल में पोटेशियम पहले से ही है, और ज़्यादा पोटेशियम दे दो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इरेगुलर अरिथमिया भी हो सकता है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्लूइड ओवरलोड, पहले से ही पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, हर शरीर में हर जगह हर टिश्यू में फ्लूइड भरा हुआ है, आरएल देते जा रहे हैं हम, देते जा रहे थे, उस कंडीशन में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आरएल एक आइसोटोनिक है, ये इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट को बढ़ाएगा, जैसे ही बढ़ाएगा फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, पहले से ही किसी को लैक्टिक एसिडोसिस है, ठीक है, और ज़्यादा हम लैक्टेट दे दें
तो उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। हार्ट फेलियर, किसी भी पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है, उस कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों बढ़ाएगा। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट बढ़ा, हार्ट पे लोड बढ़ा, हार्ट पहले से ही कमज़ोर है, थका आ रहा है, उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वो क्या होगा, थक जाएगा, फिर काम करना बंद कर देगा। और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया मतलब ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो मतलब इंसान काम करना बंद कर देगा। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, आइनस देख चुके हैं, आरएल देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से फ्लूइड यूज़ होते हैं, ठीक है। वाटर क्यों ज़रूरी होता है, फ्लूइड थेरेपी क्यों ज़रूरी होती है, कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, क्रिस्टलोइड होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं। क्रिस्टलोइड, अभी हम लोग तो क्रिस्टलोइड के बारे में पढ़ लें सबसे पहले। क्रिस्टलोइड में कौन कौन से क्रिस्टलोइड होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। और सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक और लास्ट है आइसोटोनिक में, वो है डेक्सट्रोज 5%। वो दिखता कैसे, ऐसे डेक्सट्रोज 5% NaCl है, डेक्सट्रोज 5%, सॉरी, वो 500 ml की बॉटल ऐसे दिखती है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, स्मोलैरिटी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, 50 ग्राम पर लीटर डेक्सट्रोज होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, 170 कैल एनर्जी। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फ्री वाटर। और इसकी स्मोलैरिटी कितनी होती है, 278 मिलीऑस पर लीटर। तो डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज से क्या पता चल रहा है, ग्लूकोज 5% मतलब 50 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इसमें होता है, जो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 170 कैल। और इसके साथ साथ इसमें वाटर भी होता है, ठीक है। और ये ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 278। कुछ लग रहा है, सेम, हाँ सेम है, ये हमारे ब्लड ऑस्मोलैरिटी से सेम ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इफेक्ट ऑफ डेक्सट्रोज इन फ्लूइड, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल बेसिस और इसकी फिजियोलॉजी क्या है हमारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। सबसे ज़रूरी चीज़, बोलते तो इसको आइसोटोनिक है, लेकिन आगे देखते हैं। इनिशियली इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बट व्हेन इट इज मेटाबोलाइज्ड द सॉल्यूशन एक्चुअली बिकम हाइपोटोनिक एंड कॉज फ्लूइड शिफ्ट इनटू सेल्स। सबसे पहले तो इसका चेहरा कुछ और होता है, लेकिन बाद में जैसे शरीर के अंदर जाता है इसका चेहरा बदल जाता है, ठीक है। पहले तो ये आइसोटोनिक है, लेकिन जैसे ही मेटाबोलाइज होगा, जैसे ही ग्लूकोज अंदर जाएगा, फ्री वाटर बचेगा, वैसे ही हाइपोटोनिक हो जाएगा। और जैसे ही हाइपोटोनिक हुआ, वैसे ही ये फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा, हाइपोटोनिक बन जाता है। शुरू में ऑस्मोलैरिटी इसकी 270 है, जैसे ही ग्लूकोज अंदर गया वैसे ही इसका ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको आइसोटोनिक एज वेल एज हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ को एक्सपैंड करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, दोनों को। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, इसका प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट का भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, जैसे ही हम लोग, कोई डिहाइड्रेशन हो रहा है किसी को, ठीक है, किसी ने फास्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, किसी ने फास्ट रखा है, डिहाइड्रेटेड है, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो क्या करता है, फैट और प्रोटीन को तोड़ने लगता है ग्लूकोज बनाने के लिए, एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। शरीर को एनर्जी चाहिए, शरीर को काम करना है, तो प्रोटीन और फैट को तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डेक्सट्रोज देते हैं, उसको डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़ करते हैं, डेक्सट्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज जाएगा हमारे शरीर में, तो प्रोटीन नहीं टूटेगा। तो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी होता है इसका। दूसरा क्या, लैक्टेट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोटीन मतलब ये डेक्सट्रोज अल्टीमेटली क्या करता है, ग्लूकोज, वो हमारे लैक्टेट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। इफेक्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, डेक्सट्रोज में ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया के इफेक्ट को अचीव करेगा। तो अब हमने क्या देख लिया, डेक्सट्रोज 5% में क्या क्या होता है, 550 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज होता है, 50 ग्राम ग्लूकोज कहते हैं, जो 170 कैलोरी हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्री वाटर भी होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन बाद में हाइपोटोनिक हो जाता है। ये हमारे प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट में भी काम करता है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ और ये सारे काम कौन करता है, डेक्सट्रोज 5%। ये तो देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कब कब हमें देना चाहिए इसे, और कब कब ये काम आएगा, यूज़ होगा। हाइपोग्लाइसीमिया, किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है और हाइपोवोलीमिया भी हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, डेक्सट्रोज 5%। हाइपर कैलीमिया हुआ है किसी को, अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, लेकिन देखते हैं। डेक्सट्रोज 5% में ग्लूकोज होता है,
ठीक है, ग्लूकोज हमने इन्फ्यूज़ किया, वो ब्लड स्ट्रीम में गया, अब ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो सेल्स में जाने के लिए उसको यूज़ करता है सोडियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा ना, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होगा, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोडियम चला गया और पोटेशियम अंदर चला गया। ठीक है, और उसके साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी पोटेशियम है हमारा वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो हाइपरकैलेमिया के केस में भी हम लोग डेक्सट्रोज 5% देते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को कम करने के लिए। मेंटेन वाटर बैलेंस, ठीक है, जो भी वाटर बैलेंस है हमारा, क्योंकि इसके अंदर फ्री वाटर होता है, तो ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये सबसे चीपेस्ट फ्लूइड है, NaSRL सबसे चीपेस्ट फ्लूइड है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उनमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर होता है और इसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। सबसे चीपेस्ट फ्लूइड है कैलोरी या एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट, जैसे NaSRL है तो उसके साथ साथ हम लोग D5 भी देते हैं पेशेंट को, एनर्जी और वैस्कुलर कंपार्टमेंट को अचीव करने के लिए। और ये जो होता है ड्रग, ठीक है, D5, ये IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस ड्रग, जो भी हमारे कंपोजिशंस होते हैं ड्रग्स पाउडर फॉर्म में, उसको डिज़ोल्व करने के लिए डेक्सट्रोज 5% यूज़ करते हैं। या तो जो भी हमारे हो गए नॉर एड्रेनलिन हो गया, इनोट्रॉप्स हो गए, ठीक है, एड्रेनलिन हो गया, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको सॉल्वेंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेक्सट्रोज 5%। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कीटोसिस इन स्टारवेशन, फास्ट, वॉमिटिंग और डायरिया। कभी भी कोई फास्ट रखता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाती है ज़्यादा, डायरिया हो जाता है, उसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, डेक्सट्रोज 5%। अब हम देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कब कब हमें रोकना चाहिए, कब कब हमें नहीं देना चाहिए, कब कब हमें अवॉइड करना चाहिए। 5D, किसी का सेरिब्रल एडिमा ज़्यादा है, ठीक है, सेल्स मतलब सेरिब्रल मतलब ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन सेल्स में या ब्रेन टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा हम लोग D5 दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml 1000 ml, तो ज़्यादा देंगे तो ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर पानी बढ़ाएगा, वैस्कुलर कंपार्टमेंट में और ज़्यादा पानी बढ़ाएगा, और ज़्यादा एडिमा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग अवॉइड करेंगे। एक्यूट इस्चेमिक अटैक, ठीक है, किसी को पहले से ही ब्रेन में, ठीक है, इस्चेमिक अटैक आ चुका है, ठीक है, टिश्यूज़ में फ्लूइड जा नहीं रहा है, ठीक है, टिश्यूज़ में किसी भी वजह से, क्लॉट की वजह से नहीं जा रहा है, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, हम और ज़्यादा देंगे, ठीक है, फ्लूइड और ज़्यादा देंगे, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और ज़्यादा टिश्यू हैम्पर हो सकती हैं, और ज़्यादा टिश्यू डैमेज होने का चांस हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल टिश्यू अगर डैमेज हो गए तो वो इरिवर्सिबल होती हैं, वो दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाएंगी, तो हमें इस फ्लूइड को अवॉइड करना चाहिए। हाइपोवॉलेमिक शॉक, किसी को हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है, ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है, तो उस कंडीशन में डेक्सट्रोज 5% अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले तो आइसोटोनिक है, बाद में हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो सारा फ्लूइड लेके चला जाएगा सेल्स के अंदर, सेल्स में फ्लूइड ज़्यादा हो गया और टिश्यू मतलब इसमें टिश्यूज़ में और वैस्कुलर कंपार्टमेंट में कम हो गया, तो और ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हाइपोवॉलेमिया पहले से फ्लूइड और कम हो गया, तो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम डेक्सट्रोज 5% नहीं देंगे। हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिफिकेशन, अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया है और वाटर इंटॉक्सिफिकेशन है, तो डेक्सट्रोज 5% क्या करेगा, इन कंडीशन को और ज़्यादा एग्जेजरेट कर देगा, तो उस कंडीशन में भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हाइपरकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, ये इन कंडीशन को भी एग्जेजरेट कर देगा, उन कंडीशन में भी हमें 5% अवॉइड करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, और हमें डेक्सट्रोज 5% में ग्लूकोज होता है, और ज़्यादा ग्लूकोज दे दें और नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें अवॉइड करना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से फ्लूइड बेसिकली हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, क्रिस्टलोइड क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, NaSRL और D5 क्या होता है। तो ये पार्ट फर्स्ट था फ्लूइड थेरेपी का, और इस पार्ट फर्स्ट में अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and press the bell icon for latest upcoming videos.